Hello students. Today we are going to discuss about accounting assumptions. This is Sunita, Assistant Professor Commerce, Government College, बिरोहड़। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में डिस्कशन किया था। ये टॉपिक जो है हमारा अकाउंटिंग अजम्पशंस को लेके रहेगा। अजम्पशंस बेसिकली कुछ मान्यताएं होती हैं जो हम चीज़ें मान के चलते हैं। कोई भी काम करने से पहले हम लोग मान के चलते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स अगर आप देखें तो वो पूरे तरीके से मान्यताओं पे डिपेंड है, मान्यताओं पे बेस्ड है। जैसे कि आप लोग हमेशा जैसे सुनते आते हैं जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट प्राइस है वो भी आपका कांस्टेंट है, पीपल चॉइसेस, पीपल प्रेफरेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं। जो भी आप अकाउंट सिस्टम मेंटेन करते हैं, जब भी उस वक्त आपके दिमाग में कुछ मान्यताएं होती हैं जिनके आधार पे आप लोग अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करते हैं। जिसमें सबसे पहला है इकोनॉमिक एंटिटी अजम्पशन, जिसको आप सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का मतलब होता है कि जो बिज़नेस है उसका अपना एक अलग अस्तित्व है इस कंपनी के ओनर्स से। कंपनी अपने आप में एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है और जो ओनर्स हैं वो उससे अलग हैं। कंपनी में मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे हम इससे पहले के जो दो टाइप्स हैं बिजनेसेस के, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप है, तो उनमें क्या होता है कि ओनर का सीधा सीधा इम्पेक्ट जाता है बिज़नेस पे। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर वहाँ पे ओनर कि किसी रीजन से वो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो उस केस में उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट जाता है उसके सोल प्रोप्राइटर बिजनेस पे, क्योंकि वो अकेला बंदा उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। वहीं पे अगर हम देखें तो पार्टनरशिप में भी जैसे मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं, कभी किसी की डेथ हो जाती है, किसी भी रीज़न से कोई भी बंदा एग्ज़िट करता है या एंटर करता है, तो उस वक्त पार्टनरशिप फर्म पे तो कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन पार्टनरशिप डिसोल्यूट हो जाती है। ठीक है, ठीक वैसे ही जो तीसरा हमारा टाइप है वो जॉइंट वेंचर जो कंपनीज होती हैं, उसमें मेंबर्स इतने ज़्यादा होते हैं। एज़ यू नो कि अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स इज़ 7 एंड मैक्सिमम इज़ अनलिमिटेड, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम इज़ 2 एंड मैक्सिमम आर 200 मेंबर्स। तो ऐसे में लोग मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं, शेयर होल्डर्स बनते हैं, फिर अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऐसे में मेंबरशिप चेंज होती रहती है। ठीक है, तो मेंबर्स की चेंजमेंट से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों के दोनों जो पर्सनालिटीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि ऑनर्स और जो कंपनी है वो आपस में एक दूसरे से अलग है, उसका ये है कि आप लोग बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी की। बैलेंस शीट में कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इज़ द मनी इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर्स और ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो जो कैपिटल है वो कैपिटल हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है कि कंपनी में जो पैसा उसके ओनर्स ने लगाया है वो उसको भी अपना उत्तरदायित्व समझ के चल रही है। दूसरा एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं ड्राइंग्स का। जब ऑनर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वो उस कंपनी की कैपिटल बनती है। ठीक वैसे ही जब ऑनर्स कंपनी से कुछ निकालते हैं इन कैश और इन काइंड, तो वो उस कंपनी के लिए ड्राइंग बन जाते हैं और ड्राइंग्स को आप कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपनी अपने आप में एक अलग लीगल एंटिटी है और जो ओनर्स हैं वो अलग हैं। ओनर जो पैसा दे रहे हैं, कंपनी उसको अपना उत्तरदायित्व समझ रही है। कंपनी से जो पैसा निकाला जाता है ओनर्स के द्वारा, उस पैसे को
कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से, कैपिटल में से माइनस करके दिखाया जाता है कि जो हमारी लायबिलिटी है ओनर्स के प्रति वो कम हो गई है उतने अमाउंट से जितना उन्होंने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंटिटी अजम्पशन बेसिकली यही है कि ऑनर्स को और कंपनी को कभी भी मिक्स ना करें, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, पृथक हैं। इसका एक केस आप कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ेंगे जब आप बीकॉम सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो उसमें सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी का एक केस है। ठीक है, तो वो वाला केस उसमें बहुत अच्छे से दिखा रखा है कि जो एक कंपनी है उस वो अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी किस तरीके से है। सेकंड जो हमारा टॉपिक जो पॉइंट आता है, जो अजम्पशन है, वो है मॉनेटरी यूनिट अजम्पशन। इसमें क्या होता है कि जो भी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी यूनिट में होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव होनी चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं होनी चाहिए। अकाउंट्स क्वालिटेटिव चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ों को ही रिकॉर्ड करता है। क्वांटिटेटिव भी किस में, मॉनेटरी टर्म में होनी चाहिए। आपके बिजनेस में 5 बेंचेस हैं, एक बिल्डिंग है, 2 एकड़ भूमि है, लैंड है, व्हीकल्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, आप ये चीज़ें लिख के आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते। आप ये नहीं लिख सकते कि हमारे पास 5 पेंसिल हैं, 5 पेन है, एक रबड़ है, एक बेंच है, एक मोटर व्हीकल है, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट्स हैं, जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, जितनी भी इनकम, वो सारा का सारा आप मॉनेटरी टर्म में लिखते हैं कि फर्नीचर 15,000 रुपये का, फिक्सचर 8 लाख रुपए का। तो इस तरीके से हम चीज़ों को मॉनेटरी टर्म में काउंट करते हैं। हमने जब अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी उस वक्त भी यही बताया गया था कि जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कितना अच्छा रिलेशन है, कितना ख़राब रिलेशन है, लोग आपस में उनका जो पीयर रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, लॉकआउट्स वगैरह कितने हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, नो डाउट इससे कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आउटपुट्स हैं, उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी अगर इकोनॉमिक नेचर की हैं, मॉनेटरी नेचर की हैं, तो ही आप उनको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, उसके बाद है स्पेसिफिक टाइम पीरियड अजम्पशन। स्पेसिफिक टाइम पीरियड अजम्पशन बेसिकली क्या है, जो कंपनी की पूरी लाइफ होती है ना, आप उस लाइफ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हो, छोटे छोटे हिस्से बना देते हो टाइम पीरियड के, और उनमें से जो एक हिस्सा होता है वो कहलाता है उस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी की लाइफ को आपने क्या किया, 12 महीने के अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट दिया, और उस एक जो आपका पार्ट होगा, जो एक हिस्सा होगा, उसको आप क्या कहेंगे, फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। उसके बाद है कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट होता है बेसिकली ये। इसमें क्या है कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी आप अपने एसेट्स दिखा रहे हैं, उन सब को आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाएंगे, जिस कॉस्ट पे आपने उसको परचेज किया था, उसका परचेजिंग अमाउंट ही आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे, चेंजेस नहीं दिखाएंगे। बेशक आपने कोई लैंड 10 साल पहले खरीदी थी और उस वक्त उसका जो प्राइस था वो 10 लाख रुपए था, आज के दिन भले ही वो 1 करोड़ की हो गई हो, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता है इसीलिए कि जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं उसमें एसेट की वैल्यू कुछ और होती है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और होती है। ठीक है, उसके बाद है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर को हमने कन्वेंशंस में भी डिस्कस किया है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, रेलिवेंट चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के काम के हैं, उनके डिसीजंस को इम्पेक्ट करने वाले हैं, उनको आप डिस्क्लोज करेंगे, फुल डिस्क्लोजर। उसके बाद है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल का मतलब है कि जो बिज़नेस है
वो लंबे टाइम तक चलने वाला है, ये एक अजम्पशन है। कभी भी आप कोई भी आपने ज़मीन खरीदी है बिज़नेस के लिए, तो आप ये सोच के नहीं खरीदते कि हम मेरे को तो 6-7 महीने के लिए बिज़नेस चलाना है, फिर 6-7 महीने के बाद बंद हो जाएगा, मंदी है तो बंद हो जाएगा। इस टाइप के थॉट्स आप अपने माइंड में नहीं लाते हो। आपको पता होता है, आपके माइंड में चीज़ होती है कि जो बिज़नेस हो बहुत लंबा चलने वाला है, तो जो भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं कि जो बिज़नेस है वो लंबा चलेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रीपेड एक्सपेंसेस। आप कई बार अगले पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग में ही खर्चा, जो रेंट वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह, सब कुछ शुरू में ही पे कर देते हैं। उसका रीज़न क्या है? आपको पता है कि बिज़नेस लंबा चलने वाला है। ठीक है, कोई भी प्लांट आपने ख़रीदा है, कोई भी मशीनरी आपने ख़रीदी है, तो वो 1 साल के लिए तो नहीं ख़रीदी ना। आपको ये पता है कि मेरे को इस फील्ड में लंबा स्टे करना है, इस बिज़नेस में लंबा स्टे करना है, इसीलिए आप किसी भी मशीनरी पे 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है बेसिकली जो आपका अकाउंटिंग सिस्टम है वो अक्रूवल बेसिस पे काम करता है एंड रिपोर्ट ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस यूजिंग दिस मेथड। भाई, अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है? अगर एक्सपेंडिचर है तो उसकी ड्यू डेट आ चुकी है, आपने उसको पे किया है, नहीं किया है, दैट डजेंट मैटर, आप उसको अपना एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अक्रूवल बेसिस को जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मान के चलते हैं, फॉलो करते हैं। उसके बाद आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का मतलब है यही चीज़ है, यहाँ पे भी अक्रूवल बेसिस पे काम करना होता है। आपने अगर किसी इनकम को अर्न कर लिया है, भले ही आपने उसको रिसीव नहीं किया है, तो भी आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सेल्स का। सेल्स में आप सेग्रीगेट तो करके दिखाते हैं, क्रेडिट सेल, कैश सेल, लेकिन जो सेल वाला जो अमाउंट होता है वो फाइनल कॉलम में जो अमाउंट जाता है वो टोटल अमाउंट जाता है। ठीक है, कभी भी आप क्रेडिट सेल को अवॉइड नहीं करते, आए समझ में। और इसी तरीके से कोई भी कमीशन वगैरह है तो कमीशन का भी ऐसा ही होता है, जो अक्रू हो चुका है तो उसको भी आप पूरा का पूरा ही दिखाते हैं। इस तरीके से अगर कुछ पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ तो उसको आप क्या करते हैं, एसेट्स में दिखा देते हैं। जैसे कि जो पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ है, आपका जो क्रेडिट सेल्स है उसका पैसा अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो आप उन क्रेडिट जो आपकी क्रेडिट सेल है, जो उससे डेटर्स बने या फिर जो बीआर बने, उनको आप कहाँ दिखाते हैं? एसेट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद है मटीरियलिटी कंसेप्ट। जो मटीरियलिटी प्रिंसिपल है उसमें भी वही चीज़ें हैं कि जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी फिगर्स हैं, जितने भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल ऑफ दैम इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, इन फ्रंट ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो इन्हीं इन्फॉर्मेशंस के बेस पे एनालाइज करता है कंपनी की ग्रोथ स्टेटस को। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका अजम्पशन, वो है कंजर्वेटिज्म अजम्पशन। कंजर्वेटिज्म अजम्पशन जो है हमने कन्वेंशंस में भी डिस्कस किया था। इसमें क्या है कि जो भी आपके एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स हैं, एस्टिमेटेड इनकम्स हैं, उनको आप अवॉइड करते हैं, लेकिन जो आपके एस्टिमेटेड लॉसेस हैं और जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको आप इंक्लूड करके चलते हैं, कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए व्हेन देयर इज़ मोर देन वन एक्सेप्टेबल वे टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन, एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज पॉसिबल। एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उनको रिकॉर्ड करके चलते हैं, और रेवेन्यू और गेंस को आप अवॉइड करके चलते हैं अगर वो उनको आपने अर्न नहीं किया है तो बेसिकली जब भी आप अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं तो अकाउंटिंग सिस्टम में अजम्पशंस को, कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए काम करते हैं, और इन सारी की सारी चीज़ों के आपको अपने ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो आप बेशक इन एक एक कन्वेंशन का, एक एक कंसेप्ट का अकाउंटिंग सिस्टम में एग्जाम्पल है। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए चाहे। ठीक है, मटीरियलिटी के कंसेप्ट का आप देख लो, चाहे जितने भी आपके अकाउंट्स हैं वो सब कुछ ही तो शो कर रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम्स शो कर रहा है, इनडायरेक्ट जो P&L है वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स और इनडायरेक्ट इनकम शो कर रहा है। इसके अलावा अगर आप बैलेंस शीट को देखते हैं तो बैलेंस शीट आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, जितनी भी एसेट्स हैं, उन सबको डिस्क्लोज करता है। ठीक है, तो बच क्या जाता है?
फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कंपनी की जो स्ट्रेटजीज़ हैं राइवल्स को compete करने के लिए, उनको फेस आउट करने के लिए उनको भी आप डिस्क्लोज करें, नहीं, वो इन्वेस्टर्स के काम की है ही नहीं। ठीक है, इन्वेस्टर्स को उनसे क्या मतलब है, क्या गवर्नमेंट को उससे मतलब है, क्या पब्लिक को उससे मतलब है, पब्लिक को किस चीज़ से मतलब है, आप प्रोडक्ट कैसा बना रहे हैं, आप बदले में पब्लिक को क्या दे रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या है, आप टाइम टू टाइम टैक्सेस पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको देखना होगा कि कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो मटेरियलिस्टिक है, जो डिस्क्लोज करनी चाहिए, और कौन सी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट इट योर सेल्फ। सो दिस वॉज अवर टॉपिक ऑफ, हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, एक तो है अकाउंटिंग अजम्पशंस का और एक अकाउंटिंग कन्वेंशंस का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।